हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर्स में। और आज है हमारी फिज़िक्स की फ़र्स्ट क्लास। तो चलिए आज हम क्लास 10th की फ़िज़िक्स स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला चैप्टर है लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात, लाइट होती क्या है? ठीक है ना। व्हाट इज़ लाइट? लाइट, देखो, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ, अभी इस वर्ड को जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो इस वर्ड को आप भूल जाओ। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन। मतलब लाइट एक एनर्जी है जो हमें देखने में हेल्प करती है, जो हमारी विजन की जो हमें सेंसेशन है वो देती है। देखो, आपने पढ़ा होगा बेसिक, आपको पता है 5 सेंसेस ऑफ ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना। तो उसमें एक ऑर्गन हमारा आइज़ हैं। तो आइज़ के बिना हम देख नहीं सकते, बट रात के अंधेरे में आपके पास आंखें ज़रूर होती हैं लेकिन आपको कुछ दिखाई नहीं देता। तो जितना बड़ा रोल आपकी आइज़ का है देखने में, उतना ही बड़ा रोल कहीं ना कहीं लाइट का भी है। अगर लाइट नहीं है तो भी आप देख नहीं पाओगे। रात के अंधेरे में अगर आपको छोड़ दे तो आपको कोई चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। तो इस वर्ड को, वैसे तो क्लास 9th में ये वर्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है आपसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहीं से ये वर्ड आया है। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज अ सेंसेशन ऑफ विजन। मीन्स लाइट के कारण ही आप चीज़ें देख पाते हो, ठीक है। अब अगर हम लाइट की बात करें ना, लाइट का बड़ा अजीब सा बिहेवियर है। लाइट, कभी नेचर पूछा जाए, चलो हम सीधे सीधे बात करते हैं। लाइट का अगर कभी आपसे नेचर पूछा जाए कि लाइट का नेचर क्या है, लाइट का बेटा डुअल नेचर होता है। जनरली क्या बोला जाता है, लाइट हैज़ डुअल नेचर। अब डुअल नेचर का मतलब क्या है? डुअल नेचर का मतलब है कि लाइट आपका पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है और लाइट आपकी वेव्स की तरह भी बिहेव कर सकती है, ठीक है। क्लास 9th में आपने वेव्स चैप्टर ज़रूर पढ़ा होगा। साउंड जो चैप्टर था आपका क्लास 9th में, उसमें आपको वेव्स के बारे में पढ़ाया जाता है, वेव्स कितनी तरह की होती हैं, ये सब चीज़ें। तो लाइट का हमारा नेचर कैसा है? डुअल नेचर है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है। कुछ फिनोमिनास देखो ऐसे होते हैं जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए हमें लाइट को एज अ पार्टिकल ट्रीट करना पड़ता है, ठीक है। क्वांटम थ्योरी की अगर हम बात करें तो लाइट को एज अ फोटोन हमें मानना पड़ता है। तो जैसे मैं बताता हूँ आपको कि हमारे पास एक फिनोमेना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी पॉसिबल है अगर हम लाइट को एज अ पार्टिकल ट्रीट करें। अगर आप लाइट को, ठीक है, एक तो नेचर ये हो गया इसका, और दूसरे नेचर की हम बात कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे वेव नेचर। अगर आप लाइट को एज अ वेव ट्रीट कर रहे हो तो बेटा आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे। और जबकि कुछ फिनोमिनाज ऐसे होते हैं जो वेव्स के थ्रू ही हमें पता लगेंगे। अगर हम लाइट को एज अ वेव ट्रीट करें तभी हम उन फिनोमिनाज को एक्सप्लेन कर पाएंगे, अदरवाइज उनको एक्सप्लेन करना ही बहुत मुश्किल है। जैसे डायफ्रैक्शन, बस नाम याद रखने हैं। हो सकता है कंपटीशन में, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करो तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है। पोलराइजेशन, और है आपका इंटरफेरेंस। अब ये कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं जो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, जब आप लाइट को एज अ वेव ट्रीट करोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे पार्टिकल नेचर की बात नहीं करेंगे ज़्यादा, हम लाइट को कैसे ट्रीट करके चलेंगे, लाइट को एज अ वेव, वेव में भी। अब मैं आपको जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइट, लाइट को कैसी वेव माना जाता है? अगर हम वेव की बात करें तो लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिन्हें चलने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। द वेव्स which do not require
एनी मटेरियल मीडियम टू प्रोपागेट टू प्रोपागेट का मतलब क्या होता है, प्रोपागेशन का मतलब क्या होता है, चलना। ठीक है, सिंपल। आप ट्रैवल, जैसे आप कहते हो मैकेनिक्स में आप पढ़ते हो तो आप ट्रैवल वर्ड का यूज़ करते हो, ए बॉडी ट्रैवल्स विद अ स्पीड ऑफ दिस। वैसे ही अगर हम लाइट की बात करें, वेव्स की बात करें, तो वेव्स के लिए, वेव्स के चलने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो प्रोपागेट वर्ड यूज़ करते हैं। तो वो वेव्स जिन्हें किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है चलने के लिए, विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। एनी मटेरियल मीडियम से मेरा मतलब क्या है कि कहीं पे भी अगर मैं मीडियम बोलूँ तो ध्यान रखना है, या तो मैं सॉलिड की बात कर रहा हूँ, या लिक्विड की, या गैस की। अब लाइट का क्या है, लाइट को कोई मीडियम चाहिए ही नहीं। मीन्स कोई मीडियम नहीं चाहिए का मतलब है कि मीडियम हो तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मीडियम ना हो तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम का मतलब ये नहीं है कि मटेरियल मीडियम नहीं होना चाहिए, सॉलिड लिक्विड गैस नहीं होनी चाहिए तभी लाइट चलेगी, ऐसा नहीं है। लाइट चाहे मीडियम हो चाहे ना हो उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, वो अपना ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, और जहाँ पे ये तीनों मीडियम प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है ना, जहाँ पे ना तो आपका सॉलिड है, कोई आपका सॉलिड भी नहीं है, कोई आपका लिक्विड पार्टिकल भी नहीं है, और कोई आपका गैस भी नहीं है, गैसियस पार्टिकल भी नहीं है, अगर ये तीनों ना हो उस स्पेस को हम कहते हैं वैक्यूम। उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। तो लाइट क्या वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है? हाँ जी, बिल्कुल कर सकती है। रीज़न क्या है, लाइट वैक्यूम में क्यों चल सकती है? बिकॉज लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और आपको पता भी होगा कि लाइट जो है सबसे फास्ट वैक्यूम में ही चलती है। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम। वैक्यूम में ही लाइट क्या होती है, सबसे फास्ट चलती है। किस स्पीड से चलती है? लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ 8। 3 × 10⁸ 8 यूनिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, मीटर पर सेकेंड। तो ये जो हम लाइट की स्पीड की बात करते हैं ना, 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे होती है वैक्यूम के अंदर। किसी और मीडियम में जब चलेगी तो देख लेंगे क्या स्पीड होगी, बट अभी के लिए लाइट के बारे में याद रखना, लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या मतलब है? ऐसी वेव जिन्हें किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उन वेव्स को हम मटेरियल की कोई ज़रूरत नहीं है, होगा ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। और जहाँ पे कोई भी पार्टिकल ना प्रेजेंट हो, मतलब ना ही कोई सॉलिड हो, ना ही कोई लिक्विड हो, ना ही कोई गैस हो, उसे हम कहते हैं वैक्यूम। जैसे आपका स्पेस है, ठीक है ना, स्पेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैक्यूम। स्पेस में क्या है? वैक्यूम है, ना ही हवा भी नहीं है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड तो बहुत दूर की बात है, हवा भी नहीं है वहाँ पे, तो तब भी लाइट आ तो रही है। सन से अर्थ तक जो लाइट आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, वो कैसे आ पा रही है? यहाँ तो हमारा वैक्यूम ही है, तो इसीलिए लाइट आ रही है। फिर भी हमारे पास लाइट का जो सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स हमारा सन ही तो है। तो इसीलिए अब आप देख सकते हो कि लाइट वैक्यूम में चल सकती है, और इवन लाइट सबसे फास्ट वैक्यूम में ही चलती है। क्लास 9th में आपके पास एक क्वेश्चन आता था कि साउंड क्या वैक्यूम में चल सकता है? साउंड वैक्यूम में नहीं चल सकता, ठीक है ना। क्योंकि साउंड क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। जो भी वेव आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो आपकी वैक्यूम में चलेगी। तो एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टाइप्स आप लिख के आएंगे कि कौन कौन सी होती हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आपका होमवर्क है। कितनी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखी है या सुना है जिसके बारे में?
उसको कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ते हैं। नाउ सोर्सेज ऑफ लाइट। देखो मैंने आपको बता दिया अर्थ के लिए जो हमारा लाइट का सोर्स है वो क्या है, सन है। सन से ही हमारी क्या आ रही है, लाइट आ रही है। बट सन के अलावा, ठीक है, हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेज भी हैं। जैसे आपके घरों में ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं, लैंप्स लगे हुए हैं, ये सारे क्या हैं, ये भी यहाँ से भी तो आपको लाइट मिल रही है ना, रोशनी मिल रही है। तो ये भी क्या है, हमारे सोर्सेज ऑफ लाइट हैं। तो लाइट को, ठीक है, लाइट के जो सोर्सेज हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब जिनकी अपनी रोशनी होती है, जो चमकते हैं, ठीक है। एनी ऑब्जेक्ट विच बाय इटसेल्फ एमिट लाइट, जो अपने आप से क्या कर रहे होंगे, चमक रहे होंगे, अपने आप से क्या दे रहे होंगे, तुम्हें लाइट दे रहे होंगे, उन सोर्सेज को हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस सोर्सेज। एनी ऑब्जेक्ट विच बाय इटसेल्फ एमिट्स लाइट्स, इट्स कॉल्ड ल्यूमिनस सोर्स। सन, स्टार्स, ठीक है, सन इज अ स्टार। आपके पास जो सबसे बड़ा स्टार है वो क्या है, सन ही है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स। तो उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि स्टार्स की अपनी एक एनर्जी होती है, जिसको आप लाइट की फॉर्म में यहाँ पे समझ सकते हैं। हमारा चैप्टर लाइट है, तो स्टार्स क्या करते हैं, लाइट एमिट करते हैं। कोई प्लैनेट लाइट एमिट नहीं करता, प्लैनेट की अपनी इटसेल्फ कोई एनर्जी नहीं है। अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ की अपनी कोई लाइट एनर्जी नहीं है, ठीक है। अर्थ पे जो एनर्जी का सोर्स है वो सन ही है। 5th-6th क्लास से आप ये पढ़ते आ रहे हो, तो यही चीज़ है। अगर सन को ना स्विच ऑफ कर दो, सन को बंद कर दो तुम, तो लाइट का कोई सोर्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेचुरल लाइट का कोई सोर्स नहीं है। अर्थ अपने आप से रेडिएट नहीं कर पाएगी कोई लाइट, क्योंकि अर्थ क्या है, एक प्लेनेट है। तो जो भी ऑब्जेक्ट अपने आप से लाइट को एमिट करता है, उन सोर्सेज को हम कहते हैं ल्यूमिनस सोर्सेज। ये सन एंड स्टार, दीज आर द नेचुरल सोर्सेज, ठीक है। सन आपने नहीं बनाया, स्टार्स आपने नहीं बनाए, बल्कि जो आपके घरों में लैंप्स लगे हुए हैं, ट्यूबलाइट्स लगे हैं, वो मैन मेड है। तो ऐसे सोर्सेज जो मैन मेड होंगे उसे हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल ल्यूमिनस सोर्सेज। जैसे इलेक्ट्रिक लैंप्स, कैंडल्स, लैंटर्न्स, ये क्या है, ल्यूमिनस हैं बट आर्टिफिशियल हैं। वहीं पे आ जाते हैं सेकंड हमारे नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं, जो खुद से एमिट नहीं करते, विच डू नॉट एमिट लाइट, ठीक है ना, जो खुद से लाइट एमिट नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, नॉन ल्यूमिनस। भैया जो लाइट दे रहे हैं ल्यूमिनस, जो नहीं दे रहे नॉन ल्यूमिनस। लेकिन जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो विजिबल हो जाते हैं, ठीक है, वो आपको दिखाई देंगे। अब दिखाई कैसे देते हैं इसको हम आगे देखेंगे, बट नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज आपको लाइट एमिट करते हुए नहीं दिखेंगे, ठीक है। जो आपका मून है, मून भी क्या है, नॉन ल्यूमिनस है, मून की अपनी कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन रात को अगर हमारी अर्थ पे कोई लाइट का सोर्स है, नेचुरल लाइट का अगर कोई सोर्स है, तो वो स्टार्स हैं, ठीक है, और मून है। मून की लाइट हमारी अर्थ पे आती है। तो इसमें ये नहीं है कि मून भी एक क्या है, स्टार है। मून की अपनी कोई लाइट नहीं है। मून जस्ट क्या करता है, जो सन की लाइट उस पर आ रही होती है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। आप अगर रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपकी चेयर है, आपका बेड है, टेबल है, अलमीरा है, ये सारे के सारे ही क्या हैं, नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज हैं। तो ओके, ये चीज़ें क्लियर हैं सोर्सेज ऑफ लाइट। तो नेक्स्ट चलते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं हम अपनी लाइट की। लाइट की क्या क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक होती हैं और ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहला है लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा ही बेटा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। आप कहीं पे भी पढ़ लो, ठीक है, मतलब आपने एक चीज़ सुना होगा कि ग्रहण लग जाते हैं, ठीक है ना। क्या लग जाते हैं, ग्रहण लग जाते हैं, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स। तो अगर हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या है, इनके पीछे का रीज़न भी यही है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, सन से आपके पास आ रही है, यहाँ पे क्या है, अर्थ है, और इसके बीच में कोई आ जाए, कोई कौन आएगा, मुंह नहीं आएगा। तो अगर लाइट के पास बेंड होने की प्रॉपर्टी होती तो वो यहां पे भी आ सकती थी। लेकिन लाइट क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, यहाँ पे क्या आ गया, इतने पोर्शन में अगर ऑब्जेक्ट इसके सामने आ गया, अर्थ के सामने, तो यहाँ पे हमारी विजिबिलिटी क्या होगी, कम होगी, लाइट क्या होगी, कम हो गई। और इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, एक्लिप्स बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाकी माइथोलॉजिकल रीज़न कुछ भी हो सकते हैं,
बट साइंटिफिक रीज़न ये है कि लाइट क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ना ट्रैवल करे, लाइट कॉर्नर्स के अराउंड बेंड कर जाए, ईजीली शेप के ना पास से निकल जाए, तो उस कारण कोई एक्लिप्स नहीं हो पाएगा फिर। तो लाइट ट्रैवल इन है स्ट्रेट लाइन। कभी भी लाइट को टेढ़ा मेढ़ा मत चला देना। दिखाने के लिए हम वेव को ऐसे दिखाते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ उसके पार्टिकल्स के बारे में बात होती है। लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। लाइट का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, हम देख चुके हैं। लाइट ट्रैवल, लाइट वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स इन नेचर कहने का क्या मतलब है, ये टर्म रिलेटेड है पार्टिकल से। मान लो अगर लाइट आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अब लाइट भी क्या है, वेव है। वेव आपकी इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है, तो पार्टिकल्स क्या होंगे, पार्टिकल्स अप एंड डाउन मोशन करेंगे। ये पार्टिकल है, ये अप डाउन मोशन करेगा, इसका मोशन ऐसे होगा। इसके जितने भी पार्टिकल हैं, इनका मोशन अगर 90 डिग्री पे है, किससे 90 डिग्री, वेव की डायरेक्शन से। मतलब जिस साइड आपकी वेव क्या है, लाइट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर आपकी लाइट इस तरफ जा रही है, तो जिस भी मीडियम में वो जा रही है, ठीक है, गैसियस हो या लिक्विड हो, कोई भी मीडियम हो, उसमें जो पार्टिकल्स होंगे, जब वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, 90 डिग्री पे मूव करेंगे। पार्टिकल्स का मोशन कैसा रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो ऐसे हम वेव को शो कर देते हैं। तो यही मतलब है इसका ट्रांसवर्स का। ट्रांसवर्स का क्या मतलब है, 90 डिग्री पे क्या करेंगे, ये पार्टिकल्स मूव करेंगे। लाइट इज अ ट्रांसवर्स इन नेचर एंड डज नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। लाइट को चलने के लिए कोई मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वैक्यूम में इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ ये हमने देख लिया। द वेलोसिटी एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी आपको पता होगा, स्पीड कह लो या वेलोसिटी कह लो। अभी देखो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कभी भी अगर लाइट जाएगी, हो सकता है उसकी स्पीड क्या हो जाए, कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, डिपेंड करेगा किस मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, ठीक है। वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, लाइट की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, बट एक चीज़ कभी चेंज नहीं होगी, और वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है। लाइट कितनी भी बार मीडियम चेंज कर ले, किसी भी मीडियम से चली जाए, ठीक है, वहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी कोई चेंज नहीं होगी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो मैं क्लियर कर देता हूँ सो दैट आपके नोट्स बनाने में हेल्प मिले, या आप डायरेक्टली पीडीएफ से पढ़ना चाहें तो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। सोर्सेज ऑफ लाइट हमने देख लिया, मेजर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। मीडियम क्या होता है, देखो लाइट हमने पढ़ा, लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। अब लाइट का जो पाथ होता है, जब भी वो मीडियम से इंटरेक्ट करती है, वो चेंज हो जाता है। लाइट का जो पाथ है वो चेंज हो जाता है जब भी किसी वो मीडियम से इंटरेक्ट करती है। व्हेन इंटरेक्ट विद एनी मीडियम, जब भी किसी मीडियम से वो इंटरेक्ट करती है, तो उसका पाथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब मीडियम में मैंने आपको बोला है कि सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, बट यहाँ पे हम कुछ अलग पढ़ेंगे मीडियम के बारे में। मीडियम हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि मीडियम जो भी हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी हो, या तो वो हो सकता है कि वो ट्रांसपेरेंट हो, या तो वो कैसा मीडियम हो, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होगा, जो लाइट को अपने अंदर से पास होने दे, विच अलाउ द पासेज ऑफ लाइट। which allow the passage of light through it, अपने अंदर से लाइट को फ्रीली जाने दे। ऐसा मीडियम क्या होता है आपका, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। जैसे वाटर है, ग्लास है, ये क्या है, हमारे ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, और मीडियम आपने पढ़े हुए हैं, मीडियम ओपेक भी हो सकता है। ओपेक क्या होते हैं,
जो अपने अंदर से लाइट को ना जाने दे, मीन्स लाइट को ब्लॉक कर दें, which do not allow light to pass through it freely, मीन्स जो आपकी लाइट को क्या करते हैं, ब्लॉक कर दें। ऐसे मीडियम क्या होंगे, आपके ओपेक होंगे। जैसे आपके आसपास है, आपके पास वुडन मटेरियल होगा, अगर आप रूम में हैं तो बेड होगा, अलमीरा होगी, ठीक है, चेयर होगी, वुडन हो सकते हैं, मेटल के हो सकते हैं, ये सब क्या हैं, ओपेक हैं। नेक्स्ट हो सकता है बेटा इन दोनों के बीच का ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, देखो ट्रांसपेरेंट क्या होता था, जो सारी की सारी लाइट को अपने अंदर से जाने देता है। ओपेक क्या होता है, जो बिल्कुल भी अपने अंदर से लाइट नहीं जाने देता। इन दोनों के बीच का कि पार्शियली अपने अंदर से लाइट जाने देगा, 100% भी नहीं जाने देगा और 100% जाने भी नहीं देगा, 100% ब्लॉक भी नहीं करेगा। इन विच लाइट कैन ट्रेवल पार्शियली, in which light can travel partially, ठीक है। तो ऐसे मीडियम्स क्या हो सकते हैं तुम्हारे, ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं। जनरली जेल टाइप हो गया, ठीक है, तो वो क्या है, ट्रांसलूसेंट है। अब देखो कोई भी मीडियम हो, मान लो ये कोई भी क्या है, मीडियम है, चाहे ट्रांसपेरेंट हो, ओपेक हो या ट्रांसलूसेंट हो, जब भी इसके ऊपर कोई लाइट आएगी, जब भी इसके ऊपर कोई लाइट आएगी, जनरली 3 फिनोमिनाज होते हैं। जनरली अगर हम देखें तो 3 फिनोमिनाज होते हैं। या तो ये लाइट क्या हो जाएगी, इससे टकरा के ऐसे चली जाएगी, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि इसके अंदर से पास कर जाए, क्या होगा कि इसके अंदर से पास कर जाए और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ये काम हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि कुछ परसेंट क्या होगा, वो यही अपने अंदर से जाने भी ना दे, क्या कर ले, इस लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, क्या कर ले, इस लाइट को एब्जॉर्ब कर ले। जनरली ये 3 फिनोमिनाज होते हैं। अब ये जो ग्रीन कलर का फिनोमिना देखा आपने कि लाइट आई, इससे टकराई और वापस जिस जिस साइड से आई थी, जिस प्लेन से आई थी, जिस मीडियम से आई थी, उसी मीडियम में वो वापस चली गई, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अगर ये मीडियम को क्रॉस कर जाए, जब भी मीडियम को क्रॉस करेगी, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। ये चीज़ें हमने देख ली हैं, पढ़ ली हैं, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, और ये जो होता है इसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जनरली कभी भी लाइट किसी भी मीडियम पे अगर स्ट्राइक करती है, किसी भी मीडियम से टकराती है, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है, तो वहाँ पे जनरली ये 3 फिनोमिनास देखे जाते हैं। या तो उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, या रिफ्रैक्शन हो जाएगा, या कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो यहीं से हमारा चैप्टर कोर्स स्टार्ट होता है। हमारे सिलेबस में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में हमें पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन के बारे में हमें नहीं पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, डेफिनेशन पढ़िए। व्हेन द रे ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन ओपेक सरफेस। कैसे सरफेस, ओपेक सरफेस मीन्स जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देंगे, ब्लॉक कर देंगे। दे आर बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। जिस मीडियम से आई हैं वो उसी मीडियम में क्या हो जाएंगी, चली जाएंगी वापस। इस फिनोमिना को, ये जो बाउंस बैक हुई है लाइट सेम मीडियम में, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई मीडियम है,
इस पे अगर आपकी लाइट रे आके स्ट्राइक करती है, एक मिनट इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। अगर इस पे आगे कोई आपकी लाइट स्ट्राइक करती है, और ये मीडियम कैसा होना चाहिए, यहाँ से पॉलिश्ड होना चाहिए। ये मीडियम क्या होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए, मीन्स ओपेक होना चाहिए। ओपेक करने के लिए आप क्या करो, एक साइड से क्या कर दो, पॉलिश कर दो। ऐसे हम दिखाते हैं कि हमने एक साइड से क्या कर दिया, इसको पॉलिश कर दिया। ये लाइट अगर आई, यहाँ से ये लाइट आई, तो इसी मीडियम में क्या हो जाएगी, ये वापस चली जाएगी। इसी मीडियम में ये क्या होगी, वापस चली जाएगी। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं कि ये जो लाइट आई है, ठीक है, इस लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे। इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और ये जो बाउंस बैक हुई है, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इस पूरे फिनोमिना को, लाइट का आना, इस सरफेस से टकराना और इसी मीडियम में क्या कर देना, वापस चले जाना, इस पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो ये है, सॉरी यहाँ पे आएगा रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे क्या आएगा, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी मैं आपको और बताता हूँ। जब भी लाइट जिस पॉइंट से आपकी स्ट्राइक करती है, जिस सरफेस पे जहाँ पे ये स्ट्राइक करेगी, ठीक है, इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब जहां पे भी ये स्ट्राइक की, वहां पे क्या है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो आपका सबसे पहला काम, कभी भी कोई डायग्राम बनाओ, सरफेस पे जहां पे लाइट स्ट्राइक की है वहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। सरफेस से क्या होना चाहिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल। जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। देखो मैं अगेन दोबारा आपको बताता हूं कि आपका कोई भी ये सरफेस था, डायग्राम बनाने का। अब मेरे साथ ध्यान रखना कि कैसे आपको बनाना है, जिससे आपके क्वेश्चन करने आसान होंगे। स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो आपको बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस सरफेस पे कोई लाइट आई, इस लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये जिस पॉइंट पे टकरा रही है, जिस पॉइंट पे ये लाइट टकरा रही है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और सबसे पहला आपने काम क्या करना है, जब आपको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पता लग गया कि कहां पे लाइट टकरा रही है, वहीं पे सबसे पहले क्या करो, नॉर्मल ड्रॉ कर दो। ठीक है, आपका सबसे पहला काम होना चाहिए नॉर्मल बनाना। और ये नॉर्मल हमेशा कैसे बनेगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस। परपेंडिकुलर टू सरफेस। अगर मान लो कोई स्फेरिकल शेप है आपकी, सर्कल है, अब यहां पे नॉर्मल, अगर यहां पे आपकी लाइट टकराई है, ठीक है, यहां पे आपकी लाइट टकराई है, तो यहां पे जो नॉर्मल होएगा वो कैसे बनेगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगा। इस सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगा। तो हमेशा सरफेस कैसा भी हो, ये नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये यहां से सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। सबसे पहला काम आपका यही है। कभी भी आप डायग्राम बनाओ, कभी भी आप क्वेश्चन सोल्व करो, अगर आपको पता है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आपने क्या बना देना है, नॉर्मल बना देना है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और फिर क्या होगा कि इससे ये लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट कर गई। इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब इसमें एक दो चीजें और, जितने भी आप एंगल लोगे,
एंगल हमारे हमेशा नॉर्मल से हम मेजर करते हैं। इंसिडेंट रे का नॉर्मल से जो एंगल है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई। आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहां पे मैं एक नोट डाल देता हूं, ऑल द एंगल्स मीन्स एंगल आई and angle R are measured from normal। हम इसको कहाँ से मेजर करते हैं? हम इसको नॉर्मल से मेजर करते हैं। एंगल I और एंगल R जो होंगे आपके, वो कहाँ से मेजर किए जाते हैं? नॉर्मल से मेजर किए जाते हैं। ये चीज़ अपने ध्यान रखनी है क्योंकि ये चीज़ आपके क्वेश्चन 100% गलत करवाएगी। तो चलो इन्हीं के आगे आपके टर्म्स लिखे हुए हैं कि इंसिडेंट लाइट क्या होती है, इंसिडेंट रे क्या हो रही है। द लाइट रे विच स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक कर रही है उस रे को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट विच द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स एट द टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स आपको क्लियर हो गया इस डायग्राम से कि जहाँ पे आपकी लाइट जो इंसिडेंट रे है वो स्ट्राइक कर रही है, वो पॉइंट क्या है हमारा? ये पॉइंट क्या है हमारा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट, नॉर्मल, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है। और सबसे पहला ही काम ये है रिफ्लेक्शन में, भैया नॉर्मल ड्रॉ करो। रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, जो भी चीज़ हो, न्यूमेरिकल अगर आपको सोल्व करना है तो अगर डायग्राम बनाओ तो सबसे पहले नॉर्मल को ड्रॉ करो और वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, ये कैसे होना चाहिए? परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? भैया जो रे रिफ्लेक्ट करके जा रही है, द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के वापस जा रही है उसी मीडियम में, जो बाउंस बैक कर रही है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट है आपका, इधर कुछ छूटा तो नहीं, नेक्स्ट है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द एंगल दैट द इंसिडेंट रे किसके साथ बना रही है? नॉर्मल के साथ। यहाँ पे ये हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि एंगल आई और एंगल आर जो भी आप मेजर करोगे वो आप नॉर्मल से करोगे। आपने क्वेश्चंस भी किए होंगे अभी तक कि कई बार हमें एंगल दे देते हैं, इंसिडेंट रे का एंगल हमें दे देते हैं सरफेस से। ठीक है, वो स्टेटमेंट में एक लिख देते हैं, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट राइट विद द सरफेस इज 30 डिग्री, है ना। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको आगे कराऊंगा। तो वो एंगल हमारा आई नहीं होगा। आई कौन सा एंगल है? जो नॉर्मल से मेजर करते हैं, तो उस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। आई से ये क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड रे बनाती है नॉर्मल के साथ, वो है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन में कहने का मतलब क्या है? देखो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये क्या है? ये जो प्लेन है ये आपका एक्स वाई प्लेन है। अब आप मोबाइल में देख रहे हो, स्क्रीन क्या है आपका? एक ये प्लेन है, ठीक है ना। अगर एक साइड स्क्रीन की, मोबाइल की एक साइड को आप एक्स ले लो और इस चीज़ को आप वाई ले लो, तो आप एक्स वाई प्लेन में देख रहे हो। आप इस स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, अपनी फिंगर रख लो, वो क्या है? वो अब प्लेन से बाहर का एरिया है। ठीक है, आपकी फिंगर खड़ी कर लो या इसके ऊपर कोई पेन खड़ा कर लो अपना स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो वो क्या हो जाएगा आपका?
उस प्लेन से बाहर का एरिया हो जाएगा। तो आई होप आपको प्लेन समझ आ गया होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा भी होगा मैथ्स में कि प्लेन क्या होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये डॉट डॉट्स लाइंस किस लिए लगाई जाती हैं, ताकि ये हम दिखा दें कि हमने ये पॉलिश किया हुआ है, एक साइड इसकी क्या है, पॉलिश है, मीन्स इसमें से आर पार नहीं हो पाएगी आपकी लाइट, ओपेक मीडियम दिखाने के लिए। ये आपकी इंसिडेंट रे जहाँ पे टकराया वहाँ पे आपने क्या बनाना है, नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टेड रे। ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये तीनों की तीनों चीज़ें किस में होती हैं, सेम प्लेन में होती हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ इस बोर्ड पे जब मैं बना रहा हूँ, इस स्लाइड पे, इस बैकग्राउंड पे जब मैं बना रहा हूँ, तो इसी बैकग्राउंड के अंदर हैं ये सारी चीज़ें, मीन्स ये इसी सेम प्लेन में है। कोई भी चीज़ आपकी स्क्रीन से बाहर नहीं दिख रही आती हुई। ठीक है, कोई भी इंसिडेंट रे होगा या नॉर्मल होगा या रिफ्लेक्टेड रे होगी, वो आपकी स्क्रीन से बाहर आती हुई नहीं दिखेगी। तो ये है आपका कि फर्स्ट लॉ, तीनों चीज़ें इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे हमारी किस में होती है, सेम प्लेन में होती हैं। नेक्स्ट सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं, सेम होते हैं। मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसका क्या मतलब है, मीन्स जितने एंगल पे इंसिडेंट रे आ रही है उतने ही एंगल पे आपकी रिफ्लेक्टेड रे जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। और सारे एंगल्स हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, ये दोनों एंगल्स हमने मेजर कहाँ से किए हैं, नॉर्मल से। ये चीज़ मैं आपको बार बार लिख रहा हूँ कि हमने एंगल्स मेजर कहाँ से किए हैं, नॉर्मल से किए हैं। ठीक है, तो इसी में अगर हम सेम डायग्राम है, एंगल आई क्या होगा, एंगल आर के बराबर होगा। अगर इंसिडेंट रे 30 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही है नॉर्मल से, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी, 30 डिग्री पे वापस चली जाएगी। तो इसी में ना कुछ स्पेशल केस आते हैं। पहला केस है नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो अब इंसिडेंट रे आएगी वो बिल्कुल इसके क्या आएगी, नॉर्मल आएगी। ठीक है, इस पे सीधी 90 डिग्री पे क्या करेगी, हिट करेगी। मीन्स ये आपकी क्या है, इंसिडेंट रे है। अब इंसिडेंट रे ये क्या हो गया, आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब हमने बात की है, जैसे ही आपको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पता चलता है वहां पे आपको क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। अगर मैं यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो नॉर्मल भी ऐसे ही जाएगा। तो इस केस में एंगल आई क्या हो गया, मेरा नॉर्मल के साथ एंगल कितना बना, 0। अगर नॉर्मल के साथ एंगल 0 बना है तो बाय सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ क्या कहता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो देयरफॉर एंगल आर भी क्या होगा, 0 होगा। नॉर्मल से एंगल आर भी क्या होगा, 0 होगा। बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। मीन्स इसी रास्ते से आपकी क्या चली जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे चली जाएगी। ठीक है, तो यहां पे हुआ क्या है कि लाइट जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली गई है। ठीक है, लाइट जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली गई है। बिल्कुल आपने यूटर्न ले लिया, यूटर्न भी लिया, उसमें भी एंगल घूम जाते हो आप, जैसे आई वैसे ही चली गई, रीट्रेस कर लिया अपना पाथ। इसे हम क्या कहते हैं, लाइट रीट्रेसेस इट्स पाथ। तो नॉर्मल इंसिडेंस होता क्या है कि इसमें जो इंसिडेंट लाइट है आपकी, इंसिडेंट रे है, falls perpendicular to the surface, falls on the surface normally। ठीक है, मीन्स परपेंडिकुलर आपकी क्या करती है, फॉल करती है। और इस केस में एंगल आई इज इक्वल टू 0, एंगल आर इज इक्वल टू 0। इसे हम कहते हैं कि लाइट रीट्रेसेस इट्स पाथ, दैट इज लाइट रीट्रेसेस इट्स पाथ। लाइट ने अपना पाथ क्या कर लिया है, रीट्रेस कर लिया है, जैसे रास्ते से आई थी वैसे रास्ते पे चली गई। ठीक है, जो भी डाउट हो लिख देना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होता है, जैसे नॉर्मल इंसिडेंस में लाइट क्या आ रही थी, सरफेस के परपेंडिकुलर आ रही थी। यहाँ पे क्या आती है, लाइट बिल्कुल सरफेस से टच करते हुए आती है, ऐसे आएगी।
ठीक है, जहाँ पे भी आपको इंसिडेंस बनाना है, ये मैंने थोड़ा सा ऊपर बनाया है आपको शो हो जाए। इनफैक्ट बिल्कुल सरफेस से क्या आएगी, टच करते हुए लाइट आएगी आपकी। और अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनाऊँ तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। ये मेरा क्या हो गया, नॉर्मल। अब नॉर्मल से कितने डिग्री पे आ रही है, 90 डिग्री पे। अगर नॉर्मल से इंसिडेंट रे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मीन्स इस केस में एंगल क्या हो गया, एंगल आई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल आर भी क्या होगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री बनाने के लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा, रे मेरी सीधी जाएगी ऐसे, ये चीज़। तो यहाँ पे क्या हुआ, एंगल आर भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और लाइट जैसे आ रही थी, ऐसा लग रहा है लाइट में कुछ चेंज नहीं हुआ है, लाइट सीधी 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 जा रही है। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद भी अपनी डायरेक्शन रिटेन कर रही है, रिटेन इट्स डायरेक्शन इवन आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, या ये भी ना लिखो कि इसमें सीधा सीधा क्या कर रही है, इंसिडेंस रे ने अपनी डायरेक्शन को क्या कर रखा है, यहाँ पे रिटेन कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन क्या होता है, ख़त्म होता है। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, नोट कर लेना इसको, नोट डाल के, कि जो भी आपने लॉस पढ़े रिफ्लेक्शन के, ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के बराबर होता है, ये लॉस हर एक सरफेस के लिए वैलिड है। ठीक है, कई बार आपने बुक्स में डेफिनेशन पढ़ोगे कि कोई रखते हैं स्मूथ सरफेस के लिए ही वैलिड है, कि सरफेस पॉलिश होना चाहिए, नहीं। ठीक है, या सरफेस प्लेन होना चाहिए, प्लेन तो चलो नहीं लिखते, कई बार स्मूथ आपको ज़रूर लिखा हुआ दिखेगा। बट जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है इज़ वैलिड फॉर ऑल काइंड ऑफ सरफेसेस। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, laws of reflection are valid for all kind of surfaces। जितने भी तरह के सरफेस हों, ठीक है, चाहे कोई स्मूथ हो, चाहे कोई रफ हो, चाहे कोई प्लेन हो, चाहे कोई कर्व्ड हो, सभी तरह के सर्फेसिस के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। बस हाँ, रिफ्लेक्शन का टाइप चेंज हो जाएगा, अगर स्मूथ है तो नॉर्मल रह जाएगा। रफ सर्फेसिस में जो रिफ्लेक्शन होता है उसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोल देते हैं, या इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। बाकी रिफ्लेक्शन वहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, सारी तरह के सर्फेसिस के लिए वैलिड होता है, हर एक सर्फेस पे आपको रिफ्लेक्शन का फिनोमेना देखने को मिलेगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम इस पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए, और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।